नमस्कार साथियों। विश्व में दो युद्ध पहले से चल रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन के बीच में और दूसरा इजराइल और हमास के बीच में। अब अगर ताजा सिचुएशंस को देखें तो तीसरे युद्ध की भी आहट सुनाई देने लगी है। मैं बात कर रहा हूं जापान और चीन के बीच की, और सही तरीके से बोलूं तो चीन और ताइवान के बीच की। जापान की प्रधानमंत्री ने सनाए तकैची ने अभी अपनी संसद में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया या उसे ब्लॉकेड किया तो उसका रिस्पॉन्स हम अपनी सेना से देंगे। उन्होंने कहा कि यह छोटी बात नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की बात है। चीन यदि ताइवान पर हमला करता है तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा और उसका जवाब हम अपनी सेना से देंगे। अब देखिए, यह इतनी बड़ी बात है जिसका जवाब चीन ने अपने ही तरीके से दिया। उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। चीन का जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उसने क्या बोला? उसने बोला कि जापान ने रेड लाइन क्रॉस की है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और एक के बाद एक कई स्टेटमेंट्स चीन की तरफ से आई। वहां का जो काउंसिल जनरल है ज़्यू जियान, उसने क्या बोला? उसने बोला कि अगर कोई गर्दन चीन की तरफ मुड़ी तो उस गर्दन को काटने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा। उन्होंने ये ट्वीट कर कहा। तीसरी बात, जो ताइवान अफेयर्स ऑफिस है चीन का, उसने क्या बोला? उसने बोला कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं, अगर कोई फॉरेन इंटरफेयर हुआ तो हम उसे बिल्कुल क्रश कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो बात है जो जापानी संसद में कही गई उनके प्रधानमंत्री द्वारा, ये छोटी बात नहीं है और चीन ने भी उसी तरीके से रिएक्ट किया। अच्छा, एक सोचने वाली बात, एक देखने वाली बात यह है कि चीन ने ऐसा नहीं कि खाली स्टेटमेंट से दिए, उसने एक्शन भी लिया जापान पे। उसने क्या किया? अपने सिटीजन्स को जो जापान में टूरिज्म के लिए जाते हैं उनको मना कर दिया कि भाई आप जापान ना जाएं। दूसरी बात उसने क्या की कि जो जापानी कॉन्सर्ट्स होने वाले थे, जो वहां फिल्म रिलीज होने वाली थी चाइना में, उनको भी उसने कैंसिल कर दिया। तीसरी बात, जो चाइना इंपोर्ट करता है जापान से सी फूड, उसके इंपोर्ट पर भी उसने बैन लगा दिया। तो कहने का मतलब देखिए, उनका काम करने का तरीका देखिए। चीन और भारत के काम करने के तरीके में अंतर देखिए। जब मालदीव ने भारत के विरुद्ध गलत बातें बोली थी तो भारत ने किस तरीके की डिप्लोमेसी यूज की थी? भारत ने शांत रहते हुए उसका जवाब दिया था। भारत के प्रधानमंत्री ने सेम बात बोली थी ट्रेवल वाली कि भाई भारत के सिटीजन्स मालदीव ट्रेवल करने ना जाएं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, उन्होंने उसका एक सिंबल दिया, है ना, उनकी एक पिक्चर आई, उसको देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पे जो चीन की सरकार है उसने बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं बरती, उन्होंने कोई सिंबल नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट बोला। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, भारत और चीन के काम करने के तरीके में कितना अंतर है। तरीके दोनों ही सही है अपनी जगह, रिजल्ट दोनों के निकलते हैं, लेकिन काम करने के तरीके में अंतर है। मैं वो बात कर रहा था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो जापान है उसके ताइवान से ऐसे क्या संबंध हैं, उसकी क्या डिपेंडेंस है कि वो ताइवान के लिए चीन से लड़ने को तैयार है। चीन एक मिलिट्री पावर है, उससे लड़ना आसान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सच में कोई बड़ी बात है जिसकी वजह से जापान जो है चीन से भिड़ने को तैयार है एक छोटे से देश के लिए। दूसरी बात, चीन ताइवान पर हमला करेगा क्यों? इनके बीच में क्या इक्वेशंस हैं जो चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? ये कोई प्रेजेंट सिचुएशन है या कोई हिस्ट्री है? ये हमें देखनी पड़ेगी। तीसरी बात, ताइवान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, वो ताइवान के लिए खड़े रहते हैं। ताइवान में ऐसी क्या खास बात है? चौथी बात, अगर युद्ध होता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें भारत का क्या स्टैंड होगा, भारत की क्या उसमें इंपॉर्टेंस है? हम ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जापान और ताइवान के बीच में किस तरीके के संबंध हैं। क्या वो संबंध अभी के हैं या वो पुराने? अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ताइवान जो है वो चाइना का ही प्रांत है। 1895 के अंदर चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ। जापान ने चीन को हरा दिया और ताइवान पर जापान का कब्जा हो गया। यह बात है 1895 की। 1895 से 1945 तक, यानी कि 50 साल जापान का ताइवान पर कब्जा रहा। अब बीच में आ गया विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान युद्ध हार गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हार गया। तो ताइवान जो है जापान से लेकर चीन को वापस लौटा दिया गया 1945 के अंदर। अब अगर फिलहाल की सिचुएशन देखें तो जापान किसी भी तरीके का कोई क्लेम ताइवान पर नहीं करता है। वो इस तरीके की कोई बात नहीं करता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। तो ताइवान और जापान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
अगर हम ताइवान और चीन के बीच की इक्वेशंस को देखें तो वहां पर 1928 से जो हम बात कर रहे थे चियांग काई शेक, उसका राज था चीन के ऊपर। तो जो ताइवान है वो चियांग काई शेक को लौटाया गया, यानी कि आरओसी को लौटाया गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना को। 1928 के अंदर वहां पर गृह युद्ध चालू हुआ चीन में 1927 में। 1927 से 1949 के बीच में चीन में एक भारी गृह युद्ध चला, कम्युनिस्टों के बीच में और जो वहां चियांग काई शेक की सरकार थी उनके बीच में। दो दल थे, एक कम्युनिस्टों का था और एक नेशनलिस्टों का कहा जाता है। उन दोनों में भयंकर युद्ध चला 20-25 साल। 1949 के अंदर 1949 के अंदर कम्युनिस्टों की जीत हो गई। वामपंथी जो लोग हैं उन्होंने नेशनलिस्ट लोगों को हरा दिया और 1949 में चीन के ऊपर कम्युनिस्टों का राज हो गया। जो वहां का राजा था, जो वहां का डिक्टेटर था, जो वहां का हेड था चियांग काई शेक, उसको चीन से भागकर ताइवान जाना पड़ा। वो अपना सारा तामझाम, अपनी सारी सरकारी जो सिस्टम था वो चीन की मेनलैंड से उठाकर ताइवान चला गया और वहां अपनी सरकार चलाने लगा। तो जो ये लड़ाई है ये दो गुटों के बीच में है। एक है जो चाइना के मेनलैंड में है, कम्युनिस्ट लोग है ना, कम्युनिस्टों ने चीन का नाम रखा पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो वो गृह युद्ध हुआ था, जो वो दूसरा जो दल था कम्युनिस्टों का, वो अगर आपने नाम सुना हो माओ त्से तुंग, माओ जेडोंग, जो ओरिजिनल नाम है माओ जेडोंग, हिंदी में बोला जाता है माओ त्से तुंग, उसके लीडरशिप में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक को हराया था। तो जो अब ये जो लड़ाई है ताइवान और चीन के बीच में, ये दो गुटों की लड़ाई है। चीन जो मेनलैंड है वहां कम्युनिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि जो ताइवान है वो चीन का ही हिस्सा है, चीन का ही प्रांत है और हम एक दिन उस पर कब्जा कर लेंगे, चाहे पीसफुली करना पड़े या फिर अटैक करना पड़े। और जो ताइवान है, जो सरकार वहां से भागकर, चीन मेनलैंड से भागकर ताइवान आ गई, उनका कहना यह है कि ओरिजिनल चीन हम हैं, कम्युनिस्टों ने तो धोखे से चीन पर कब्जा कर लिया, हम ओरिजिनल हैं। तो ये जो लड़ाई है ये दो गुटों की लड़ाई है। जो ताइवान है, एक दल ये कह रहा है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और जो ताइवान है वो ये कह रहा है कि ओरिजिनल चीन हम हैं। तो इस तरीके से चीन और ताइवान के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर कम्युनिस्टों ने 3 बार, कम से कम 3 बार ताइवान पर हमला किया है। पहला हमला जो उन्होंने भारी गोलाबारी की 1954 से 1955 के अंदर पहला हमला हुआ ताइवान के ऊपर। दूसरा हमला 1958 के अंदर हुआ। अब देखिए जो उस टाइम में युद्ध होते थे वो बिल्कुल डायरेक्ट होते थे, उसके बाद सिचुएशंस चेंज हुई, इक्वेशंस चेंज हुई, ताइवान के रिलेशंस दूसरे देशों से बने, वहां का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो तीसरा हमला है वो 1995-96 में हुआ, लेकिन वो इस तरीके का हमला नहीं था। वो हमला था जैसे कि मिलिट्री ड्रिल कर दी, मिसाइल टेस्ट हुए, यानी कि ज्यादा जो है थोड़ा ग्रे एरिया में हुआ, डायरेक्ट अटैक ना होकर दूसरे तरीके से ताइवान पे हमले किए गए। तो इस तरीके से उनके बीच में युद्ध इसी बात का है कि जो ओरिजिनल चाइना है वो है कौन। अब अगर हम करंट पोजीशन की बात करें ताइवान की, देखिए उस समय में जो चियांग काई शेक था वो भी शाई जिनपिंग की तरह था, यानी कि एक तानाशाह टाइप था, एक ही पार्टी थी और उसी का शासन वहां चलता था। अब चीन में भी एक ही पार्टी का शासन है और 1949 में जब चियांग काई शेक ताइवान भागा तो वहां भी इसी तरीके का एक बंदे का, एक पार्टी का शासन चलता रहा 1975 तक। 1975 में चियांग काई शेक की डेथ हो गई। 1987 तक वहां पर मार्शल लॉ रहा, यानी कि मतलब वो उसी तरीके का शासन चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का इंफ्लुएंस बढ़ा, वहां का जो सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम, वो चेंज होता गया। 1996 के अंदर, देखिए उससे पहले 1987 के अंदर मार्शल लॉ वहां से समाप्त कर दिया गया, यानी कि वो जो सिस्टम है जो पुराना चल रहा था चियांग काई शेक वाला, एक बंदे वाला, एक पार्टी वाला, वो खत्म कर दिया गया। और 1995 के अंदर वहां पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वहां पर वो आई। तो उस टाइम से 1996 के बाद से वहां पर जो है डेमोक्रेसी है। तो उसी हिसाब से जो ताइवान है उसका स्टैंड भी चेंज हुआ है। अब वो ये नहीं कहता कि हम ओरिजिनल चीन है, वो कहते हैं कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, हमें चीन से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग कंट्री हैं और हमें हमारे तरीके से, हमारे सेल्फ रूल के हिसाब से रहने दिया जाए, अपना देश चलाने दिया जाए। तो इस तरीके से उनका जो स्टांस है वो अब चेंज हो गया है। वो कहते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, हम अलग कंट्री हैं और हमारा चाइना से इस तरीके का लेना देना नहीं है, हम उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, वो अपना खुश, हम अपना खुश। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो ताइवान है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका उसके साथ क्यों रहते हैं, उनको उससे क्या फायदा होने वाला है। देखिए आप सबसे पहले जो
ताइवान है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो सिचुएशन है, वहां जो जो वो भौगोलिक जो स्थिति है वो देखिए। देखिए ये है आपका ताइवान, ये जो ये बना हुआ है ना, ये ताइवान है। इधर इसके वेस्ट में ये चीन है, ठीक है। अब अगर इसके आप नॉर्थ में जाओगे ताइवान के, तो जापान है और ये साउथ कोरिया है, ठीक है। ये वाला जो ये वाला है ना, ये साउथ कोरिया है। और इधर कोई कंट्री नहीं है, इधर है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और अगर मैं इसके साउथ में जाऊं तो ये है फिलीपींस, ये वाला, ठीक है। तो इसके जो चारों तरफ हैं वो आइलैंड्स हैं, चीन के अलावा ये सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, ये जो ताइवान है और जो ये चीन है ना। अब क्योंकि जापान यहां पे है और साउथ कोरिया है, इनकी जो गैस है या जो ऑयल है वो यहां से आता है साउथ चाइना सी से होते हुए। पीछे अगर आप देखोगे, अगर इसको थोड़ा सा और समझो तो देखिए यहां से जो खाड़ी के देश है वहां से होते हुए मलक्का स्टेट से होते हुए ये मलक्का स्टेट आ गई, और यहां से ये साउथ चाइना सी में एंटर करता है। साउथ चाइना सी से ऊपर जाते हुए ईस्ट चाइना सी में होते हुए यहां जापान और यहां साउथ कोरिया। ये जो ऑयल है या गैस है वो इस तरीके से जाता है, यहां से चाइना भी जा सकता है, ठीक है। अब देखो वो जो ऑयल और गैस जाता है वो कैसे जाता है, जो ये ताइवान है और ये चीन है, इसके बीच में ये इसे बोलते हैं, ये जो येलो ये बना हुआ था ताइवान स्ट्रेट। स्ट्रेट से क्या मतलब है, स्ट्रेट से मतलब है कि जैसे ये बड़ा ओशियन है ना, इसके ये दो चौड़े एंड है। अब अगर इसको जो ये जो कनेक्ट करता है, कोई नैरो जो स्ट्रेट है, कोई नैरो रास्ता उन्हें कनेक्ट करने वाला जो पानी का ही रास्ता है, वो यहां से नैरो अगर हो गया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है, ये देखो ये पूरा सी एक ही है, इसे ईस्ट चाइना सी बोल रहे हैं, इसे साउथ चाइना सी बोल रहे हैं। ये दोनों कनेक्ट कहां से, ये रास्ता बहुत छोटा रह गया, नैरो, है ना, ताइवान और चीन के बीच, तो इसे बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। तो यहां से शिप्स जाएंगे। अब देखो ये जो स्पेस है ना, ये है लगभग 130 किलोमीटर का। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये है कि देखो जो चीन के कोस्ट से 22 किलोमीटर चीन का हिस्सा है समुद्र का, और ताइवान से 22 किलोमीटर का हिस्सा ताइवान का है। बीच में जो 80-90 किलोमीटर बचेगा वो इंटरनेशनल वाटर है, वहां से शिप्स निकलते हैं। तो यहां जो भी शिप्स जाएंगे, है ना, वो यहां से होते हुए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है, रास्ते हैं दो। एक तो ये वाला रास्ता है और दूसरा रास्ता है ताइवान और फिलीपींस के बीच में से, इसे कहते हैं बैशी चैनल। ये 80 से 90 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन जो ये रास्ता है ये ज्यादा कंफर्टेबल है, ये छोटा रास्ता है। अगर हम यहां से जाते हैं तो ऐसे थोड़ा घूम के ऐसे जाना पड़ता है, वो रास्ता बड़ा है। और जो ये रास्ता है ये 1000-1200 किलोमीटर बचा लेता है, यानी कि टाइम बचा लेता है, खर्चा बचा लेता है, फ्यूल बचा के। तो ये रास्ता एक तो छोटा है, एक बात तो हो गई है। दूसरा बात यह है कि अगर इस पे कब्जा हो गया, है ना, अगर ये जो ताइवान है इस पे कब्जा हो गया, तो ये जो पूरा रास्ता है, देखिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो वो जो 80-90 किलोमीटर का जो रास्ता था वहां से शिप्स गुजर सकते हैं इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल लॉ मानता कौन है ना। जैसे जो साउथ चाइना सी है इसमें भी चीन जो है इंटरनेशनल लॉ नहीं मानता, अपने हिसाब से काम करता है। तो अगर ये ताइवान और इस पे कब्जा हो गया, ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रेट है इस पे चाइना का कब्जा हो जाएगा, तो ये रास्ता तो टोटली बंद हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे रास्ते की बात, जो ये वाला जो रास्ता है फिलीपींस और ताइवान के बीच में, ये है लगभग 80-90 किलोमीटर का, ठीक है। यहां से यहां ये 80-90 किलोमीटर जो नैरोएस्ट जो स्पेस है ना। अब अगर चाइना यहां आ गया तो इस वाली चीज पे भी, इस वाली जगह पे भी चाइना कंट्रोल कर लेगा। तो ये दोनों रास्ते अगर चाइना कंट्रोल कर लेगा तो जापान को गैस, कोरिया को गैस और तेल कहां से आएगा। तो ये जो इनकी जो लाइफ लाइन है, देखिए जो कोई भी कंट्री है वो पेट्रोल के बिना, गैस के बिना तो काम कर ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो वो सारा जो है ठप हो जाएगा, चीन का कंट्रोल हो जाएगा, चीन अपनी शर्तों पे काम करेगा। तो जापान और साउथ कोरिया के अस्तित्व के लिए ये रास्ता, यानी कि ये जो दोनों रास्ते हैं ये बहुत जरूरी हैं। और अगर ताइवान यहां पे गिर जाता है, ताइवान चाइना के कंट्रोल में आ जाता है, तो ये दोनों रास्ते ब्लॉक चीन कर सकता है। एक बात तो हो गई ये वाली। अब देखो दूसरी चीज अगर देखोगे आप, अगर इस नक्शे को आप देखो, है ना, यहां है चीन, ठीक है। अभी चीन क्या होता है कि ये जो ईस्ट चाइना सी है ये अपने कोस्टल एरिया तक लिमिटेड रहता है चीन, ये इधर नहीं जा पाता। इधर क्यों नहीं जा पाता, अगर आप ये सारे देखोगे ये छोटे छोटे ना आइलैंड्स हैं। यहां तो जापान है ही, यहां ताइवान हो गया, यहां फिलीपींस हो गया। अब ये कहने के लिए तो ये है, ये एक नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे आइलैंड्स हैं साथ में, जिन पर ताइवान का, फिलीपींस का और जापान का अधिकार है। तो ये ना पूरा एक नेचुरल एक ये इस तरीके से लाइन बन जाती है जो चीन को इधर जाने से रोकती है, वो पैसिफिक ओशियन में।
तो अगर चीन और जापान का युद्ध होता है या चीन और कोरिया का युद्ध होता है तो चीन जो है वो यहां से हमला करेगा एक तरफ से, क्योंकि वो यहां जा ही नहीं पाता। अब देखो जो ये आइलैंड्स है ना, इनमें इनकी नेवी बेसिस हैं, जापान के, ताइवान के, फिलीपींस के, और बहुत सारी जगह है अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए हुए हैं। तो कुल मिला के जो चीन है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता पैसिफिक ओशियन में इधर की तरफ। क्लियर? अब देखो अगर यहां पे ताइवान का कब्जा हो जाता है, सॉरी चीन का अगर कब्जा हो जाता है इस पे, तो ये जो नेचुरल लाइन बनी हुई है ना आइलैंड्स की, ये ब्रेक हो जाएगी और जो चीन है यहां पर फ्रीली आ जाएगा। अब अगर यहां पे फ्रीली आ गया, अगर युद्ध होता है, चीन हमला करता है जापान पे, तो अभी जो इधर से हमला करता है वो यहां से भी हमला कर सकता है, यानी कि टू फ्रंट वॉर हो जाएगा जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए। अब देखो जो साउथ कोरिया है वो है ये, ठीक है, तो यहां पे ये ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया से परेशान है, नॉर्थ कोरिया उस पर कभी भी हमला कर सकता है, और यहां से चीन कर दे, यहां से भी चीन कर सकता है और यहां से भी, तो उसके लिए तीन फ्रंट वॉर हो जाएगा। यानी कि जो साउथ कोरिया है और जो जापान है उसके लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एनसर्कल, चीन जो है उसे चारों तरफ से घेर सकता है अगर वो यहां फ्रीली आ गया। और वो यहां फ्रीली कैसे आ पाएगा? जब वो पहले जो है ताइवान, जो ये ताइवान है इस पर हमला करेगा। जैसे ही ये हमला करेगा ये जो लाइन है ये ब्रेक हो गई और ये यहां पे फ्रीली मूव कर लेगा। तो ताइवान जो है यहां से गैस की मूवमेंट एक प्रॉब्लम है जापान के लिए, और दूसरी है अगर इस पे कब्जा हो गया तो वो यहां फ्रीली जो मूव करेगा चीन, तो चीन के लिए अटैक करने आसान हो जाएगी, वो मल्टीपल डायरेक्शन से जापान पे, साउथ कोरिया पे अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से जो जापान है उसके लिए ये सच में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जो वो कह रहा है। अब देखिए अमेरिका की क्या बात है, अमेरिका की इंपॉर्टेंस क्या है या अमेरिका को क्या लेना देना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापान का सुरक्षा देने का जो दायित्व है वो अमेरिका ने लिया हुआ है, तो अमेरिका की सुपरमेसी यहां पर दांव पर है। जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका प्रोटेक्शन देता है, उसके बदले में वो जो कुछ लेता होगा वो लेता होगा, लेकिन उन दोनों को बचाने का काम अमेरिका का है। तो ये अमेरिका की सुपरमेसी की बात है ना। तो यहां पे जो बहुत सारे बेसिस हैं वो अमेरिका ने बनाए हुए हैं। अब अगर इस पर कब्जा हुआ ताइवान पर, तो ये जो सारा सिस्टम है जो अमेरिका की सुपरमेसी है वो भी खतरे में आ जाएगी। अब देखिए, अच्छा एक चीज और है, ताइवान की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए एक वजह से और है, जो आज की जो मॉडर्न चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उसका 90% ताइवान का कंट्रोल है। यानी कि जितनी मॉडर्न चिप्स हैं वो ताइवान में बनती हैं, और जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेयर होगा उसमें चिप तो लगेगी ही लगेगी। तो चाहे अमेरिका को डिफेंस हो, कोई मशीन हो, कितनी भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मशीन हो, वो सारी चिप्स पर, सेमीकंडक्टर पर आधारित होती है। तो जो ताइवान की अगर सप्लाई रुक जाए तो अमेरिका को भारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ताइवान जो है उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, प्लस उसने जिस हिसाब से खुद को तैयार किया है, उसकी वजह से वो कई सारे कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो चाइना है वो क्या ताइवान पर सच में हमला कर सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। देखिए जो चाइना है उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी तो है ही, है ना, तो वो हमला तो कर ही सकता है। दूसरी बात क्या है, जो उसने अपना एम रखा हुआ है 2049 तक, उसने मकसद रखा हुआ है, अपना गोल रखा हुआ है नंबर 1 बनने का, सुपर पावर बनने का, जो किसी समय में उसका मानना है कि चीन हुआ करता था पुराने टाइम में। तो 2049 तक वो मिलिट्रीली हो, इकोनॉमिकली हो, वो हर तरीके से नंबर 1 बनना चाहता है। और वो ये मानता है कि जो सबसे बड़ी बाधा है उस टारगेट को अचीव करने में वो ताइवान है। यानी कि ताइवान को रीयूनिफाई जब तक वो ना कर ले तब तक वो जो उसका मकसद है नंबर 1 बनने का, सुपर पावर बनने का, वो अधूरा है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जो शाई जिनपिंग है उनका स्पष्ट ये मानना है और उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमला है, चाहे उसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी हो चाइना में, फिर भी वो मुश्किल है, यानी कि वो आसान नहीं है कि वो 1-2 दिन में युद्ध जीत ले। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या है, ये जो युद्ध होगा ये समुद्री युद्ध होगा, है ना, क्योंकि वो जो सारा जो टेरिटोरी है, वो जो सारा टेरिटरी है वो समुद्री है ना। एक तरफ चीन की सेना होगी, चीन की नेवी होगी, दूसरी तरफ जो 3-4 देश हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, और सबसे बड़ी बात अमेरिका, तो वो जो सारी नेवी है वो उसके अगेंस्ट होंगी। तो ये जो युद्ध है ऐसा नहीं है वो आज हमला किया और 3 दिन में जीत लिया, तो वो युद्ध जो है वो लंबा होगा, क्योंकि जो दूसरी जो शक्ति है ताइवान के साथ वो बड़ी शक्तियां हैं, तो युद्ध लंबा होगा, युद्ध महंगा होगा। अगर आपने देखा हो जो रूस के साथ हुआ, देखने में लग रहा था कि यूक्रेन छोटा देश है, वो 3-4 सप्ताह 10 दिन में जीत लेगा,
लेकिन हुआ क्या, जब सारे यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका उसके साथ लग गए, है ना, हालांकि उन्होंने सेना नहीं दी अपनी, फिर भी यूक्रेन 3.5 साल तक उस युद्ध को खींच के ले गया। यहां पे अमेरिका जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और अमेरिका इन्वॉल्व है तो यूरोपियन कंट्रीज की भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प मिलेगी। तो जो चीन है उसके लिए युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। युद्ध होगा तो उस पर बहुत सारे तरीके के सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे, जैसे अब रूस पे लगाए जा रहे हैं। तो अगर वो हमला करता है तो ये नहीं पता कि वो युद्ध जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। दूसरी बात जो बिल्कुल होनी ही होनी है, जो बिल्कुल पक्की है, फाइनेंशियली चाइना बहुत पीछे चला जाएगा। जो सैंक्शंस लगेंगे, जैसे रूस के साथ हो रहा है वैसे चीन के साथ भी होगा, तो वो इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो जाएगा, ये उसको सबसे बड़ा डर है। तो चीन यहां पर क्या करेगा, जो बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, वो डायरेक्ट अटैक ना करके अलग तरीके का प्रेशर बनाएगा। देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो जो चीन करता है दूसरे देशों में, कि वो वेट करे, कुछ जुगाड़बाजी करके वहां की सरकार जो है चाइना फ्रेंडली आ जाए ताइवान में, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, वो अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाए कि भाई वहां कभी मिलिट्री डील्स कर रहा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा जो ग्रे जोन्स हैं, ग्रे जोन से मतलब है जहां क्लैरिटी नहीं है, वहां वो मुद्दे उठाए, है ना, वहां उस पर अलग तरीके से प्रेशर बनाए ताइवान पे। तो डायरेक्ट अटैक ना करके इसकी संभावना ज्यादा है कि वो अलग तरीके से काम करे, भाई थोड़ी घेराबंदी कर दी, प्रेशर बना दिया, मिलिट्री ड्रिल चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, इस तरीके से प्रेशर बना के वो कोशिश करेगा ताइवान को अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए। अब हम बात करते हैं भारत का इसमें क्या रोल होगा, क्योंकि ये जो सारा जो एरिया है वो भारत के आसपास का एरिया है। तो भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत जो है वो चीन का पड़ोसी देश है एक तरफ से, दूसरी तरफ से जापान, ताइवान, साउथ कोरिया है, और एक तरफ से भारत है। तो भारत की इंपॉर्टेंस यहां पे है क्योंकि वो चाइना से लगता हुआ देश है। देखिए, जो भारत है, इस चीन इन इक्वेशंस को देखते हुए भारत को क्वाड में शामिल किया गया। क्वाड जो एक ग्रुप है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सारी इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए भारत को क्वाड में शामिल किया गया। अगर भारत इन देशों के साथ चले और एक जो एंड है ना, जो एक बॉर्डर है चाइना का, वो भारत से जो लग रहा है, अगर भारत उसको संभाल ले तो चीन के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो फिर टू फ्रंट वॉर हो जाएगा चीन के लिए। इसी पर्पज से अमेरिका ने भारत को उसमें इन्वॉल्व किया। लेकिन जो अभी हाल ही की जो सिचुएशन है, अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं, ट्रंप का जो एटीट्यूड है, ट्रंप जिस हिसाब से डील कर रहे हैं, उसको देखते हुए इस बात में अब डाउट है कि भारत क्वाड में अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का या जापान का कितना डायरेक्टली साथ देगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो अमेरिका का एटीट्यूड है वो ये है कि वो अपने साथियों को उनके गले में पट्टा बांध के रखना चाहता है। अब देखिए, जो जापान है, साउथ कोरिया है, वो अमेरिका पर डिपेंड है अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो अमेरिका जैसे बोलता है उनको करना पड़ता है, लेकिन भारत के साथ ये सिचुएशन नहीं है। तो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है यहां पर फेल होती हुई दिख रही है कि वो किस तरीके से भारत को अपने साथ लेकर चले, जो चाइना को काउंटर कर पाए। देखिए, भारत के पास मिलिट्री पावर है, वो डिप्लोमेसी है, वो उसके पास सक्षमता है जो चाइना को काउंटर कर पाए। बात है रिलेशंस की, भारत और अमेरिका के रिलेशंस की, और जो इक्वेशंस हैं उनको अमेरिका किस तरीके से लेके चलता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल बात करें तो एक चीज जरूर हो सकती है, जो अमेरिका का कंसर्न है, जो वो ताइवान पे डिपेंड है टोटली सेमीकंडक्टर्स के लिए, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो चीन में अमेरिका की डिपेंडेंस रहती है ना। अगर कोई सिचुएशन आई, कोई युद्ध वाली सिचुएशन आई, तो वो जो इंपोर्ट है अमेरिका का चीन से या ताइवान से, वो सारा रुक जाएगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है, वो जो अपनी सप्लाई चेन है चीन में और ताइवान में, वो बहुत सारी भारत में शिफ्ट करना चाहता है। तो यहां पे भारत जो है वो टोटली हेल्प कर सकता है, क्योंकि भारत देखिए एक तो डेमोक्रेटिक देश है ना, और भारत के पास उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो अमेरिका की इस चीज को, इस डिमांड को पूरी कर सके। लेकिन मिलिटरली वो भारत कितना हेल्प करेगा वो देखने वाली बात होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जो जापान की स्टेटमेंट है, जो उसने अपने सदन में स्टेटमेंट दी, वो केवल एक वक्तव्य नहीं है, वो केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, उसके भारी मायने हैं। जो उसकी ताइवान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, चाइना की जो एम्बिशंस हैं, अमेरिका की जो सुपरमेसी की एम्बिशंस हैं, प्लस जो ये कन्फ्लिक्ट है उसके जो होने के चांसेस हैं, जिस हिसाब से सिचुएशंस बन रही हैं, उनको देखते हुए आने वाले समय में एशिया की पॉलिटिक्स निर्धारित होने वाली है। अब भारत का रोल देखने वाला होगा कि वो किस तरीके से, वो किस तरफ बैठता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स और एक्शन लिए गए हैं वो किस हद तक आगे जाते हैं,
क्या वो एक सच में जो युद्ध होने की जो सिचुएशन बन रही है, क्या सच में युद्ध होगा, और अगर होगा तो उसमें किस तरीके से सिचुएशंस बनेंगी, क्या वो वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा या फिर इस तरीके से जो डिप्लोमेसी द्वारा उसको सुलझा लिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो बताती है कि किस तरीके से इक्वेशंस बन रही हैं, युद्ध की सिचुएशंस बन रही हैं। अगली बार फिर हम और किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।